गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम का आगाज सवाल से करेंगे। आज सवाल इधर उधर दोनों तरफ से है, राइट? मतलब मुझसे है या मैं करूंगी? अच्छा, आप कर सकती हैं, लेकिन पहले सवाल मैं करूंगा, ठीक है? क्या आप अपनी सेहत से, अपने वजन से मुतमईन हैं या परेशान हैं? आई थिंक वजन की जहाँ तक बात है तो मैं मुतमईन हूँ। ओके, नहीं मैं बात के वजन की नहीं बात कर रहा था। अच्छा, पता नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि वजन मेरा जो वेट है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो इट्स फाइन। बट यू आर हैप्पी विद योर वेट मैनेजमेंट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो अंडर वेट की तरफ चली गई हूँ और वो दोबारा से बढ़ नहीं रहा, चाहे मैं पराठे भी खा लूँ कुछ भी खा लूँ, लग नहीं रहा। अच्छा, लेकिन ये तो हो गया वेट। हाँ, सेहत से मुताल्लिक आप मुतमईन है या मुतमईन नहीं है? अच्छा देखें, ऐसा होता है शुएब कि अगर आपका वेट आपने मैनेज अच्छे से नहीं किया हुआ तो उसका असर आपकी सेहत पे ऑटोमेटिकली आ जाता है, ठीक है? आपको डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, आपका स्टेमिना कम होना शुरू हो जाता है, और ये इतने सेहत के सारे मसाइल जो हैं वो आपको होना शुरू हो जाते हैं। सो ऑब्वियसली वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है जैसे ये वेट फ्लक्चुएट करता है। सो आई एम नॉट सैटिस्फाइड। यू आर नॉट सैटिस्फाइड? इसका मतलब है सबीन पाकिस्तानियों में उन 15% शहरियों में हैं जो अपने वेट से और अपनी सेहत से मुतमईन नहीं है। अच्छा, सिर्फ 15% है जो सिर्फ 15% हैं जो कि मुतमईन नहीं है। अब अगर नाज़रीन से भी सवाल करते हैं कि आप मुतमईन हैं अपने वजन से और सेहत से, हमें जरूर व्हाट्सएप कीजिएगा। हाँ। क्या आप मुझसे पूछना चाहेंगी? आप मुतमईन हैं? नहीं। क्यों? मैं बहुत ज्यादा आप जिम भी जाते हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखते हैं, खाते पीते भी ठीक हैं, जो कि अच्छी बात है। मतलब बैलेंस करके चलना होता है, और उसके बाद अगर ज्यादा खा लिया तो उसको बर्न करके, मुझे लगता है और हेल्दी और फिट होना चाहिए। वजह I don't know, शायद वो यहाँ पे है, मुझे लगता है कि I'm not fit। तो फिर ये अगर जो आप यहाँ पे आप फिजिकली जितना मर्जी फिट होंगे, अगर यहाँ पे और हर वक्त इस चीज़ का स्ट्रेस है कि यू आर नॉट फिट, यू आर नॉट हेल्दी, तो वो ऑटोमेटिकली एक तो आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं रहेगी और उससे आपकी फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली इफेक्ट होगी। अच्छा, मुझे दूसरा रुख इसका ज़्यादा पसंद है और समझ आता है, वो ये कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप ज़्यादा उसके लिए मेहनत करते हैं। जैसे कि इतना नहीं, सोची प्याते बंदा गया, राइट? लेकिन मैं अपने बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं चूंकि बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहता हूँ हेल्थ को लेकर, तो इसलिए मैं फिर अगर थका हुआ तभी मैं जिम लाजमी जाऊँगा। बिकॉज कल मैं बहुत थका था, मैंने कहा नहीं जिम जाना है, तो जिम जाके भी मेरा मूड नहीं था एक्सरसाइज का। मैं कहा लेट्स स्विम, तो मैंने स्विमिंग कर ली। तो कुछ ना कुछ जरूर करता हूँ, जो कि कल मैंने दोपहर में खा बहुत ज़्यादा लिया था। तो व्हेन आई ईट सो मच तो फिर मुझे होता है सब कंज्यूम करना है। आप कॉन्शियस रहते हैं अपने वेट और हेल्थ को लेकर? मैं बेसिकली कॉन्शियस रहता हूँ कि ये जो है ना ऐसे, फर्क तो फिर भी नहीं लग रहा कम है पहले से। तो जो मुझे कहते हैं ना मैं पतला हो रहा हूँ। अभी बताते हैं ये सारी बात हम क्यों कर रहे हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी किया है जिसमें 85% पाकिस्तानियों ने अपनी सेहत को अच्छा करार दिया है, और जबकि सिर्फ 15% ने परेशानी का इजहार किया है। सर्वे में अपने वजन से भी 85% पाकिस्तानी मुतमईन, ठीक है, वगैरह मुकम्मल तौर पर मुतमईन। मैं बता रहा हूँ बेसिकली ये जो 85% जो कह रहे हैं ना मुतमईन, वो विचों मुतमईन नहीं, उत्तों कहते हैं कैसी मुतमईन आ। अच्छा, मुझे तो लगता है कि सारे, क्योंकि डॉक्टर खुद है तो अपनी... नहीं, इवन जो जिसका वजन ज्यादा भी है वो भी कहते नहीं ठीक है, सही है, ओके है, मतलब ऐसे मटका निकाला होता है, कहते हैं नहीं ठीक है, थोड़ा सा बस वजन बढ़ गया है। जब आप उनको कुछ कहने लगते हैं तो वो फिर बॉडी शेमिंग के जुमरे में आ जाते हैं। हालांकि हम एक बीमारी की बात कर रहे हैं। को आप ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप किसी को बुली ना करें, आई एग्री विद दैट। बट अगर कोई आपको ये कह रहा है कि आपका वजन ज्यादा हो गया है और आपको उसको कम कर लेना चाहिए, तो टेक इट पॉजिटिवली। हमेशा फिर बात सोशल मीडिया पे मत लिख दें कि जी हम कहाँ जाते हैं रिश्तेदारों के, वो हमें ये कहना शुरू कर देते। यू नो वेरी वेल, इंसान के पास इतनी अच्छी वाइब्स उसको आ जाती हैं कि आपको पता होता है कि कौन किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहा है। तो अगर कोई पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है आपके ख्याल के लिए, आपकी सेहत के लिए, तो प्लीज उसको पॉजिटिव लें, डोंट जस्टिफाई मोटापा। और अगर कोई नहीं भी कह रहा तब भी आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें, आपको अपना बेहतर पता था कि आप कितने पानी में, राइट? ठीक है, 14% जो थे उन्होंने कहा कि हमारा वजन ठीक कोई नहीं है, वो जाहिर या कम है या ज्यादा है, exactly। या वो अंडरवेट है या वो ओवरवेट है, उन्होंने इसको एडमिट किया। अच्छा, ये मजमूई सेहत और वजन की जब हम बात करते हैं, जो इसमें इत्मीनान की हम बात करें, तो ये आलमी राय जो है वो एक तरफ और पाकिस्तान की राय दूसरी तरफ है। आलमी राय थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा। आलमी सतह पर 66% अफराद जो है वो सेहत से मुतमईन है, जबकि 32% लोग परेशान हैं।
और वजन पर 66% अफराद ने मुकम्मल इत्मीनान और 33% ने तशवीश का इजहार किया। मैं ग्लोबल राय का जिक्र कर रहा हूं। अच्छा, जनवरी में सर्वे किया गया था और जिसके नताइज जो हैं वो ज़ाहिर अब जारी किए जा रहे, क्योंकि एक प्रोसेस होता है ऑब्वियसली उसके बाद पोस्ट वैल्यूएशन एंड ऑल दैट। तो वो सर्वे जनवरी में किया गया था और अभी तो इतनी कोई पुरानी बात भी नहीं है। सो चलिए ठीक है, जो खुश है वो खुश रहे, लेकिन अपने टाइम टू टाइम चेकअप जरूर करवाते हैं और जो नहीं खुश वो थोड़ा अपनी सेहत पर काम करना शुरू कर दें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। मुझे कोई ये बता दे, अगर जून में इतनी ठंड होनी है तो फिर नवंबर दिसंबर में क्या इरादे हैं? ठंड कहाँ से आ गई? बहुत ठंड थी कल रात को। ठंड थी कल रात को? अच्छा, मतलब इतनी ठंड, वेदर प्लेजेंट था? नहीं, ठंड थी, पंखा इस तक किया, बहुत ठंडी हवा थी। ये जो लोग कमजोर होते हैं काफी ज्यादा, नहीं मेरे घर में कुछ सेहतमंद लोग भी हैं। गर्मी शुगर कम हो गई थी, अच्छी बात है। लेकिन आज देखिए आपने कैसे सूरज आंखें दिखा रहा है सुबह उठते साथ ही फौरन। अच्छा, उतनी आंखें नहीं दिखाई जितनी कोई तो 2 दिन पहले दिखाई थी। 2 दिन पहले दिखाई थी। जैसे वेदर प्लेजेंट जरूर हो गया, लेकिन जो लोग थोड़ा खाने पीने में कमी रखते हैं तो वो फिर होता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था खाने पीने का ख्याल रखते हैं। नहीं ख्याल रखते हैं, मैंने कमी नहीं कहा, ख्याल। अच्छा, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। हम ये कहते हैं ख्याल का मतलब हम कहते हैं जी खाना सिर्फ कम खाना चाहिए। वो लोग इतना कम खाना शुरू कर देते हैं कि वो उनको डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती है। मुझे तो कल रात को देखना, नो कूलर नो एसी, पंखा भी आहिस्ता और ठंड लग रही थी, मतलब चादर लेनी पड़ी, मुझे ठंड लग रही थी। शायद वो घर साथ पार के वहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है। हाँ, ये बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब जहाँ पर गर्मी है वो लोग क्या करें शुएब? वो लोग, मैंने कल आपसे वादा किया था, मुझे कहा था कि हमें, बल्कि मुझे और नाज़रीन को आपने ये बात की थी कि आज आप कुछ चीज़ें लेकर आएंगे। स्पेसिफिक मैंने कहा था, मैं देखे खवातीन के साथ बिल्कुल इस वक्त उनके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं मर्दों की बात करने वाला हूं। देख रही हैं आपकी कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं मतलब अब क्या है, वो आप लोग तो वैसे कहते हैं गर्मी ठंड कोई नहीं लगती, आप लोगों का क्या है, आप लोग साड़ी में निकल जाए स्नोफॉल में, आप लोगों का क्या होता है? सिर्फ हमारी मर्जी होती है। अच्छा, ये है जनाब, इसे कहते हैं, बड़ा मैचिंग लाइन वैसे ये देखें, पर्पल। हाँ, ये मैं अपना कोट भी पर्पल था। ये है, इसे कहते हैं क्या? परना, रुमाल, व्हाटएवर यू कॉल इट। ये है जनाब, ये अगर आपने व्हाइट कलर का रखा हुआ है, अच्छा लॉन का या कॉटन का, तो ये बहुत अच्छा होता है। इसको आपने आराम से जब अपने घर से बाहर निकलना है ना, ऐ मेरा प्रा, ऐसे आपने इसको लपेट लेना है अपने सर के। ये देखें, ऐसे लपेटे, ये देखें ऐसे जी, ये लपेटे ऐसे, ये आप लपेट के अपना मुंह और सर जो है उसको कज लेंगे। ये देखिए, इसमें आपको डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ेंगी, ठीक है? तो ऐसे आपने कवर कर लेना। और ये कि आपके सर पे, आपके सर पे डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ेंगी, तो उससे आप फायदा होता है। साथ ध्यान भी जरूर करें कि इसको अच्छी तरह से अगर आप पिन अप करना चाहते हैं या सेट करें, सेट करके स्पेशली बाइक पे पिन अप करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अंदर उसे टक इन हो जाता है, टक इन कर लें। मैं कह रही हूं एहतियात जरूर करें। हम देख रहे थे अक्सर ड्राइव करते हुए आंखों के आगे हवा की वजह से वो आना शुरू हो जाता है, तो एहतियात भी साथ जरूरी है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप इससे कवर करें। आपकी नेक, आपका हेड, आपका फेस डायरेक्टली सनलाइट अगर ना आए तो खासा फर्क रहता है। अगर ज्यादा गर्मी है, इसे आपने करना है गीला, थोड़ा सा पानी ऊपर छिड़कें। वैसे ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि बार-बार आप इसको गीला करते रहे और निचोड़ के उसके बाद एक ठंडक का एहसास आपको होता रहेगा, तो आपकी वैसे ही जो है ना टेम्परेचर आपका थोड़ा नॉर्मल रहेगा। ये तो मैंने बताया आपको एक टोटका जरूरी है। व्हाट एल्स? नहीं, और क्या है ये टोटका आज का ना, ठीक है। अच्छा, बाकी कल बताएंगे। हाँ, रोज एक बताऊंगा ना। ओह ठीक है, अब बताएंगे क्या आज इस्तेमाल करना है हमने या नहीं करना? ऑब्वियसली करना है, ऐसा कैसे हो सकता है नहीं करना। मौसम भी आपको साथ साथ बताएंगे। हम सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद का वेदर आज कम से कम 23 ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में आज कम से कम 27 ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में आज कम से कम 29 ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर में कम से कम 24 ज़्यादा 32। कोयटा की बात करेंगे, कम से कम 16 ज़्यादा 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। आज शुएब मुल्क के तमाम शहरों में परना पहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। कोयटा वाले शायद थोड़ा बहुत जो है वो उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, चलें थोड़ी रियायत है क्योंकि 16 डिग्री हाँ वो मिनिमम है ना, वो रात की किसी पहर में हो तो हो, अदरवाइज तो ज्यादा ही है। फिर भी हमें भी मतलब कम से कम एक टाइम तो थोड़ा ठंडा मिले। हाँ, एसी लगाएं, 16 पे ले जाएं, क्या मसला है? छोड़ो, फिर बिल भिजवा दें। जरूरी है, उसके अलावा कुछ और नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं जनाब, थोड़ी सियासी माहौल की बात करते हैं। वहाँ पर गर्मा गर्मी मौसम से भी ज्यादा है। वहाँ पर जो तंदो तेज बयानात हैं उसका सिलसिला जारी है। जैसे कि आज एक बयान का हम जिक्र करेंगे। वज़ीर आला केपी एक बार फिर गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी पर गुस्से का उन्होंने इजहार किया है और वज़ीर आला करने वालों की हैसियत क्या है, ये उन्होंने सवाल उठाया है। वो कहते हैं कि हर रोज़ 9 मई करता है, गवर्नर हाउस से निकाल कर सड़क पर फेंक दूंगा। अच्छा, और बहुत से अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए। उन्होंने कहा गाड़ियाँ बंद करूंगा, पेट्रोल बंद कर दूंगा, खाना पीना बंद कर दूंगा। वो कहते हैं रिश्तेदारी कहीं भाड़ में, मैं तो ये सब कुछ करूंगा। क्या कहा था उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। वज़ीर आला कर रहे हैं, तेरी हैसियत क्या है?
अभी तुझे हाउस से निकाल के बाहर रोड में फेंक दूंगा, ये तेरी हैसियत है। इस तरह तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब तू घुस के दिखा के भी हाउस में रह, उन्हें गाड़ियां भी बंद कर दूंगा, पेट्रोल भी बंद कर दूंगा, तेरा खाना पीना भी बंद कर दूंगा। वो बार बार मेरा नाम इसलिए लेता है कि मैं उसका नाम लूं और वो थोड़ा सा टिकटॉक पे आ जाए। अच्छा जी, ये मतलब इट वाज नॉट समथिंग न्यू टू बी वेरी ऑनेस्ट। इस तरह के बयानात अली मीन गंडापुर साहब की तरफ से आते रहते हैं जो कि एक लीडर को, एक वज़ीर आला को ऐसे अल्फाज आए, वैसे तो किसी को भी नहीं देते, बट आप जब लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो इस तरह की जुबान आपको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप एक सूबे के वज़ीर आला ना, एक पार्टी के थोड़ी हैं। एग्जैक्टली, सो आपको उस लिहाज से तरीके से चलना चाहिए, स्पेशली गवर्नर, उसी सूबे के गवर्नर के बारे में आपको थोड़े इस तरह के अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वैसे में राना सनाउल्लाह ने इसका रिएक्शन दिया है, उन्होंने कहा है कि अली मीन गंडापुर ने गवर्नर को उठाकर फेंकने की बात की है, उन्हें भी उठाकर फेंका जा सकता है। ये भी गलत बात है ना, ये भी गलत बात है। अगर मुज़ाकरात के रास्ते बंद होंगे तो फिर तसादुम होगा, आप डायलॉग मुमकिन नहीं है। साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ नए मुकदमा बनने जा रहे हैं। आप उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली और उनका अंदाज क्या था कहने का, आपको भी सुनाते हैं। ये सारा जितनी गुफ्तगू अली मीन गंडापुर साहब और दूसरे साहिबान कर रहे हैं वो उसे खुश करने के लिए कर रहे हैं बानी पीटीआई को। तो मामला ये है कि फिर जब ये डायलॉग का रास्ता नहीं होगा तो दूसरा रास्ता तो फिर तसादम का है। तो जब फिर तसादम का रास्ता है मीर साहब, तो फिर उसमें फिर कि जी ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फिर तो जिससे जो हो सकेगा वो करेगा। अगर ये उसे उठा के गवर्नर को बाहर फेंक सकता है तो फिर इसे भी फेंका जा सकता है। अच्छा, ये राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए ये गुफ्तगू की है और इस पर ज़ाहिर है हमारा सिर्फ सवाल इतना सा है कि अगर एक गलत करता है, उसका बयान गलत है, उसका अंदाज गलत है, सिलेक्शन एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत है, तो फिर आप भी वही काम कर रहे हैं, ये आपको भी जेब नहीं देता। तो कोई ना रहा। अब एक तरफ सबीन हम लोग रोजाना की बुनियाद पे क्या बात करते हैं, मुज़ाकरात, और ये आप देखें कि हमारे रहनुमा क्या बात कर रहे हैं कि वो एक बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। वैसे तो आगे नहीं बढ़ सकते, आगे चला जा नहीं सकता। अच्छा, ऐसे में सिंध की बात करें या पीपल्स पार्टी की बात करें तो वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने भी इस पर रिस्पॉन्स दिया है। वो कहते हैं अली मीन साहब गंडापुर, अली मीन जो है वो वज़ीर आला रहे, वो गुंडे ना बने। वो कहते हैं कि उन्हें केपी का नहीं बल्कि पीटीआई का वज़ीर आला समझते हैं हम, और जो उनका रवैया है वो ज़रा डिफरेंट है। वो कहते हैं फैसल करीम कुंडी साहब एक अहम आईनी ओहदे पर फाइज हैं, कोई भी धमकी अगर देता है वो नाकाबिल कबूल है, और इसको उन्होंने दहशतगर्दी से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि अली मीन गंडापुर साहब के खिलाफ फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की जाए, ये उन्होंने मुतालबा किया। एक वज़ीर आला दूसरे वज़ीर आला के लिए फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा कर रहा है, तो ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? ज़ाहिर है इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है कि ये दुरुस्त रवैया, दुरुस्त रविश नहीं है। अच्छा शुएब, जब हम बात करते हैं इन रहनुमाओं से, इनके पार्टी के लोगों से हम बात कर रहे होते हैं, अक्सर हमारे पास इंटरव्यू देने आते हैं। अच्छा, वो जस्टिफाई क्या करते हैं? को पहली मरतबा थोड़ी हो रहा है जी, सियासत है, ये इस तरह के उनका एक्सेंट होता है, या वो कहते हैं कि किसी के एक बयान पे कमेंट लो तो कहते हैं वो उनका अपना अंदाजे बयां है, अंदाजे सियासत है। एग्जैक्टली, और फिर उस अंदाजे बयां को बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं। ये भी कहा जाता है कि आप भी पसंद करें, भाई हम क्यों पसंद करें? जहां पर आप मफाहमत की बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात की बात नहीं करेंगे, डायलॉग की बात नहीं होगी, पाकिस्तान की बात नहीं होगी, अमन की बात नहीं होगी, वहां पर हम उस चीज को अप्रिशिएट क्यों करेंगे? हम उसको जरूर करेंगे, हम आवाम को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। अच्छा, वो मैं ये बात कर रही थी कि वो उसको जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्वेश्चन तो ये है ना, ये चलेगा कब तक? क्या अगर माजी में ऐसा होता आ रहा है कि अपोजिशन ऐसी होती है, हुकूमत ऐसी होती है, हमेशा हमने पार्लियामेंट का यही हाल देखा है, तो क्या अब भी हम यही देखेंगे? क्या पाकिस्तान इससे पहले क्या इस बुरी कंडीशन में था? आहिस्ता आहिस्ता करके आया ना, क्योंकि पार्लियामान में जहाँ पर आवाम के मसाइल के हल की बात होनी चाहिए, वहाँ पर इस तरह के तुंदो तेज़ बयानात हो रहे होते हैं, इस तरह से मछली मंडी बना दिया जाता है पार्लियामेंट को। वहाँ पर आवाम के जो मामलात हैं, मसाइल हैं, उन पर तो बात होती ही नहीं है। तो फिर क्या फ़ायदा आपका वोट लेकर इन सीटों पर बैठने का? अच्छा, किसी दिन सभी ये सवाल भी हम उठाएंगे कि हुकूमत का काम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुकूमत का काम क्या होता है। क्या ये समझा जाए कि बस हुकूमत ने तनकीद करनी होती है माजी की हुकूमतों पर, या ये समझा जाए कि बस उन्होंने अपोजिशन को जवाब देना होता है, या कि उन्होंने काम करना होता है, या कि उन्होंने एक डायरेक्शन देनी होती है? इस पर हम जरूर किसी दिन बात भी करेंगे। आगे बढ़ते नाज़रीन, और खबर है चिली से हमारे पास, जहाँ इंसानी बालों का अनोखा इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे कि माहिरीन जो हैं वो इंसानी बालों को नदियों की सफाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी बालों को ऐसे वो बांधते हैं कि एक मोटी रस्सी की शक्ल हो जाती है, इसे पानी में डाल देते हैं और इससे होता है कि जो आबी आलूदगी है उसका खात्मा होता है। वज़ारों ने रिसर्च किया इससे मुतालिक। वो कहते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं या घरों से आने वाला जो गंदा पानी है, और स्पेशली वो जहाँ पर तेल होता है उस पानी के अंदर,
अगर ये रस्सियाँ या इस तरह से वो यूज़ किया जाए तो वो जो तेल है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। 1 किलोग्राम जो बाल है वो पानी से तकरीबन 5 लीटर हाइड्रोकार्बन साफ कर सकते हैं। ये उनकी रिसर्च में सामने आया है। जहाँ पर फेंक दिया जाता है बालों को, वहाँ पर आप कैसे उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोडक्टिव वे में। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हमारे सामने आती हैं, पता नहीं यहाँ क्यों नहीं होती हैं। चलें, रिसर्च तो जहाँ पर भी आप इस्तेमाल तो कर सकते हैं ना, करनी चाहिए समथिंग वेरी पॉजिटिव। हाँ बिल्कुल, ऐसे आगे बढ़ते हैं जनाब और दीगर खबरें शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हुए कुछ बात हम स्पोर्ट्स की कर लेते हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करते हैं। और आज जनाब वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज होने वाला है। तैयार है सारी, हमारी टीम तैयार है। आज हमारे लिए अगर देखा जाए तो एक अहम दिन है, पहला मैच है वर्ल्ड कप का पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि अमेरिका मेजबान भी है। हाँ, पाकिस्तान का पहला मैच होगा जनाब इस वर्ल्ड कप का। और अमेरिका में वो अपना टाइम अभी तो एंजॉय कर रहे हैं, ज़ाहिर है आगे मैचेस होने हैं, एंजॉय तो वो कर रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं। एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, इसमें हम देख सकते हैं कि उस्मान खान स्टैंड अप कॉमेडी से साथी खिलाड़ियों और कोच गैरी क्रिस्टन को खूब हंसा रहे हैं। दिखाते भी हैं आपको। फखर भाई, आफ्ताब भाई, बाबर भाई, नसीम भाई, सबका नाम जो मिस करूंगा भाई बहुत अच्छा खाना था, हमें बहुत मजा आया है। बिल क्लियर है। इट इज टीम बॉन्डिंग बिल तुम दे। ये मुझे मेरे ग्लासेस दो जो भाई जिनकी आमदन ज्यादा है वो थोड़े से पैसे मुझे दे दें। पाकिस्तान से आया, मैंने 23,800 की शॉपिंग। तो इसी तरह वो गपशप करते रहे। ज़ाहिर वो खाने के बिल की बात भी हो रही है, वो गपशप भी हो रही है, किसने ज़्यादा खाया उसकी बात भी हो रही है, छेड़छाड़ भी रहे हैं। इंपॉर्टेंट भी है कि अपने आप को प्रेशर थोड़ा सा कम रखें और थोड़ा सा माहौल को अच्छा रिलैक्स रखें, ताकि वही चीज़ हमें नज़र आए ग्राउंड में भी। बिल्कुल ऐसे है जनाब। आगे बढ़ते हैं, ये तो हमने बात कर ली क्रिकेट की। अब ज़रा कुछ और खेल हैं, उनका जिक्र भी करना बहुत अहम है, जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर 2 यानी क्वालिफायर्स का दूसरा राउंड। इसमें आज मैच होना है पाकिस्तान का सऊदी अरब से। और सऊदी अरब की जो फुटबॉल टीम है पहली बार पहुंची है पाकिस्तान, तो हम उन्हें वेलकम भी करते हैं। मुकाबला होना है आज रात इस्लामाबाद के जिना स्टेडियम में। ऑल द बेस्ट टू बोथ टीम्स। अपने मेहमान टीम को भी ऑल द बेस्ट कहते हैं और ज़ाहिर है हम जीत के लिए भी पुरज़्म हैं और अच्छा मैच हो इसके लिए भी पुरज़्म है। ऐसे में वो जो खिलाड़ी हमारे पास आए भी थे, उन्होंने भी कहा कि बड़ा ही वो एंथुसियास्टिक एंड डेडिकेटेड फॉर दिस मैच। ऑफ कोर्स लेट्स सी आज मैच कैसा होता है। तो ज़रूर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, आसपास के लोग, मैं कहूँगा कि आप जाएं, मैच देखें, सपोर्ट करें अपनी टीम को, फुटबॉल को, इस खेल को, मैदान को। आगे चलकर हमें आज पाकिस्तान के जो मैच है यूएस से, उस पर डिटेल से बात भी करने, लेकिन कुछ और खबरें, कुछ और सेगमेंट्स भी हैं। स्टे विद अस, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करते हैं कराची की। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स और कत्ल के वाक़यात ने मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। शाह लतीफ़ टाउन में डाकुओं की फायरिंग से एक और शख्स जान की बाजी से हार गया है और 45 साला शख्स को मंगल के सुबह घर के अंदर डकैती के दौरान फायरिंग का निशाना बनाया गया था और वो हॉस्पिटल में ज़ख्मों के ताब ना लाते हुए चल बसा है। अच्छा, अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो शहर में वारदातें जो हैं वो बिल्कुल बेकाबू हैं। अगर देखा जाए तो अवाम दिन दहाड़े उनको लूटा जा रहा है, जिस पर हर कोई ज़ाहिर परेशान है। अवाम साथ में ये भी कहती है कि हमेशा दावे ये किए जाते हैं कि क्राइम रेट को कम किया जाएगा, बट अगर जब आप फिर फैक्ट्स एंड फिगर्स और स्टैट्स और हालात को देखते हैं तो क्राइम रेट हमेशा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जाहिर है हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। अच्छा, वैसे में मुस्तफ़ा कमाल साहब, उन्होंने ये बात की है कि शहरियों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हथियार रखने की इजाज़त देनी चाहिए, उनकी तरफ से मुतालबा किया गया है। बिल्कुल, इस पर बात कर लेते हैं। हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया है CPLC के साबिक़ सरबराह अहमद चिनॉय साहब ने। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने। अहमद साहब, मैं यहीं से कमेंट लूँगा जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की बात है कि इजाज़त दे देनी चाहिए तमाम शहरियों को कि आर्म्स रखें और अपनी हिफाजत खुद करें। हाउ डू यू सी दिस? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, कहीं भी सिविलाइज सोसाइटी में जो है, मैं नहीं समझता कि ये चीज़ जो है वो काबिल कबूल है कि जी हर शहरी जो है वो आर्म्स रखे और फिर
माना कि अमेरिका में मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ स्टेट्स में इस बात की इजाज़त है और लोग बिला लाइसेंस है वो आर्म्स खरीदते हैं और अपने पास रखते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह का माहौल हमारे पास यहाँ है और जो हमने एक कल्चर क्रिएट करने की कोशिश की है, तो फाटा वगैरह की तो बात छोड़ें, हम तो यहाँ कराची की बात कर रहे हैं, एक सिविलाइज शहर की बात कर रहे हैं, और हम हमेशा जो है वो इस बात की एडवोकेसी करते रहे हैं कि इस शहर को हथियारों से पाक किया जाए, और उसके लिए बड़ी जद्दोजहद भी की है। आज अगर जब ये सूरत है तो इसका हल ये नहीं है मेरी ज़ाती राय में कि हम जो है वो इसको आर्म फ्री बनाएं, बल्कि मेरी ज़ाती राय में इसका हल ये नहीं है कि हम हर एक को जो है वो हथियार रखने की इजाज़त दे दें। मैं तो ये समझता हूँ कि इसको आर्म फ्री के लिए मुहिम चलाएं। yes, ये बहुत अहम बात है, डी वेपनाइजेशन ऑफ अ सिटी। ये कई सालों से सर इस पर बात तो हुई, इवन अभी आईजी साहब ने भी कल एक इंटरव्यू में जिक्र किया कि डी वेपनाइजेशन होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसमें रुकावटें क्या हैं? देखिए, अब कराची में मुख्तलिफ रास्तों से असला स्मगल होकर आता है, गैर कानूनी असला जो है वो यहाँ बिकता है। यहाँ के जो मुज़ाफ़ाती इलाके हैं, जो शहर के दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर ये असला डंप होता है। बहुत दफ़ा जो है वो छापे मारे गए हैं। अहमद साहब अपनी बात मुकम्मल भी कीजिएगा, उसके साथ साथ अब मैं ज़रूर जानना भी चाहूँगा आपसे कि हम ये देखते हैं कि अब तो बहुत दौर बदल गया, अब तो डिजिटल दौर है। अब ऐसे में पहले खाके बनते थे, कोई ना कोई पकड़ा भी जाता था। अब तो ज़ाहिर है सिस्टम इतना सपोर्टिव होना चाहिए, बल्कि होता भी है कि आपको ये मालूम हो जाता है कि कौन कहाँ पर था। ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन के डाटा भी आ जाते हैं सामने, सीसीटीवी के सामने आ जाती है, फुटेज सामने आ जाती है, मोबाइल की फुटेज आ जाती है, आपके पास बाइक का नंबर आ जाता है, फिर भी हम पकड़ नहीं पाते। देखिए, हमने हमेशा इस बात की एडवोकेसी की है, जो मैं बात कर रहा था उस वक्त लाइन डिस्कनेक्ट हो गई जी कि जी शहर को जो है वो डिजिटलाइज करने की बात थी, ई सिटी बनाने की बात थी, क्या पूरा कैमरा नेटवर्क बनाने की बात थी। मैं हर प्रोग्राम में इस पर हमेशा जोर देता हूँ, लेकिन अफसोस कि अब तक जो है ना उस पर अमल दरामद हुआ है, ना उसमें बहुत ज़्यादा कोई पेशरफ्त हुई है। माना कि वो बकौल सीएम साहब के और दूसरे एहलकारों के कि जी हमने जो है वो इस साल बजट में पैसे रख दिए हैं और उसमें काफ़ी पेशरफ्त हो गई है। अभी एक हालिया मीटिंग में भी उन्होंने इस बात का अदा किया कि जी बहुत जल्द जो है वो कराची के लिए खुशखबरी सुनेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि कराची की दो इश्यूज हैं। एक तो ये कराची को डिजिटलाइज करने की बात है कि जहाँ हम वक्त जो है वो पूरे शहर को मॉनिटर कर सके, और दूसरा जब ये खौफ आ जाएगा कि कैमरा उनको देख रहा है और वो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे और उनकी ट्रैकिंग हो जाएगी, तो फिर इसके बाद ज़ाहिर है तीसरा बड़ा अहम ये होता है कि उनको सज़ा देना, और सज़ा देने के लिए हमें कोर्ट के निज़ाम को भी तब्दील करना होगा। वहाँ पर ये सीसीटीवी एविडेंस की जो है वो एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो कानून में लानी पड़ेगी, और फिर उनको जब सज़ा होनी शुरू हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा डिटरेंट होगा। हम इस डिटरेंट को जो है वो आगे लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम दूसरे रास्ते तलाश कर रहे हैं। तो जहाँ आपने एक बात की, वहाँ मैं एक काबिल जिक्र बात ये बताऊँ कि स्ट्रीट क्राइम के हवाले से इलाके में थाने जो जहाँ भी वो थाना होता है, जिस थाने का वो इलाका होता है, वहाँ पर एक बात ये अहम होती है कि थानेदार को बहुत अच्छी तरीके से जो है इस बात का इल्म होता है कि उसके इलाके में कहाँ कहाँ क्राइम हो रहा है, उसके इलाके में कहाँ कहाँ क्रिमिनल्स रहते हैं, और वहाँ उनकी निशानदेही जो है वो उनके जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं, जो सीआईए के एहलकार कहलाते हैं, वो करते हैं। तो जब ये निशानदेही होती है तो उन पर ये एक्शन लेना मैं समझता हूँ कि थानेदारों का काम है कि उन पर एक्शन हो। ये सारे जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स जहाँ जहाँ कराची के 112 थाने के इलाके में जहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो रहते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बैठक होती है, और इसका इल्म जो है वो सीआईए नेटवर्क को होता है। तो जब ये इल्म है तो उन पर क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है, ताकि कराची को इस बला से निजात दिलाई जाए। कराची की कीमती जानें ज़ाया हो रही हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो इन गोलियों की भेंट चढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि बड़ा स्विफ्ट एक्शन हो, और इन तमाम जितने भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं उन पर न सिर्फ कड़ी निगाह रखी जाए, बल्कि उनको गिरफ्तार करके उनको सजाएं दी जाए। और इसमें अहमद साहब ज़ाहिर है ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सजाओं का ना होना भी इनको इनकरेज करता है, कि उनको पता है बिल्कुल सजा और जजा का खौफ अगर ख़त्म हो जाए तो फिर इसके बाद ये क्राइम जो है वो रैम्पेट पे हो जाते हैं। ये सारे क्राइम रैम्पेट पर हैं, आप जो देख रहे हैं। और फिर इसमें एक खास बात जो अब आपको नजर आती है वो ये आती है कि थोड़ी सी भी मज़ाहमत पर जो है वो डाकू गोली चला देते हैं। और ये अमर क्यों होता है? ये अमर इसलिए होता है, मैं समझता हूँ कि कराची में जो ड्रग्स हैं उनकी बड़ी बहुतात हो गई है, और ये जितने भी इस तरह के नौजवान आते हैं वारदातें करने,
ये ड्रग एडिक्टेड होते हैं, ड्रग्स लेकर आते हैं और थोड़ी सी भी जो है रेजिस्टेंस देखकर जो है वो आंख बंद करके गोली चला। बिल्कुल जाहिर है इस हवाले से काम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस वही वाली बात है कि स्टैट्स ज़रूर शेयर किए जाएं अवाम के साथ और हमेशा इस पर बात होनी चाहिए कि कितना जो क्राइम है वो रिपोर्ट हुआ है, कितनों को सजाएं हुई, क्योंकि अगर सजाएं मिलेंगी तो उसके बाद ये खौफ रहेगा जिससे क्राइम रेट को कम किया जा सकता है। अहमद चुनाई साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान का सफर आज शुरू हो रहा है। अच्छा जी, अब अमेरिका को जो कहते थे ना तजर्बाकार, तो अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ जो परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बाद वाकई खतरे की घंटी बजाई है। जबरदस्त खेले हैं वो। बिल्कुल। अब ऐसे में आज शाम 8:30 बजे डैलस में मुकाबला होना है और पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें तो ये कहा जा रहा है कि विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने में अभी तक नाकाम नजर आई है पाकिस्तानी टीम। ओपनर्स उस तरह से सेट नहीं हुए और इंजरी से मुतासरा कौमी टीम का अब जो मुकाबला होना है तो उसमें क्या होगा, इस पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद है। बेग साहब बहुत शुक्रिया। बेग साहब, एक्साइट नहीं है आपकी, ज़रा इवेंट का आगाज हो चुका है लेकिन हमारे लिए तो ज़रा आगाज आज से है। बिल्कुल शोएब, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारी टीम पाकिस्तान की जो है वो दुनिया में एक ऐसी टीम के तौर पर मानी जाती है जो T20 की स्पेशलिस्ट है, लेकिन जो हमारी परफॉर्मेंस रही है न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज, फिर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज, फिर इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं रही है। लेकिन इस वर्ल्ड कप के हवाले से अगर मैं बात करूं, डैलस में आज पाकिस्तान का मैच है, ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में 7,000 तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। ये वही मैदान है जहां वर्ल्ड कप का जो पहला मैच 2 जून को हुआ, कनाडा ने 194 रन बनाए और अमेरिका ने 195 रन स्कोर करके वो मैच 7 विकेटों से जीता। तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी तो अमेरिका ने बजा दी है, क्योंकि अमेरिका की टीम में कई एक्सपैट्रिएट्स खिलाड़ी हैं। वहाँ लोकल तो कोई अमेरिकन नहीं है, ज्यादातर एक्सपैट्रिएट्स हैं। भारत से उनका ताल्लुक, पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से। तो इस तरह के क्रिकेटर्स जो है पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकते हैं, हमें आसान नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आप इस T20 वर्ल्ड कप पर नजर डालें, 8 मैचेस अब तक हो चुके हैं। लो स्कोरिंग ये T20 वर्ल्ड कप अब तक साबित हुआ है। खासतौर पर न्यूयॉर्क, जहां पर पाकिस्तान और इंडिया को खेलना है, वहां की पिच बड़ी खतरनाक है। 77 रन पर ढेर हो गई थी। आपको याद होगा कि श्रीलंका की टीम, फिर साउथ अफ्रीका ने मैच जीता। कल 96 रन पर ढेर हो गई आयरलैंड की टीम और फिर भारत ने वो मैच जीत लिया 8 विकेटों से। तो बहुत सारी चीजें अब पाकिस्तान के लिए। इमाद वसीम कल आज का मैच नहीं खेल रहे, तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्या कॉम्बिनेशन आजमाता है। पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। क्रिटिसिज्म बहुत हो रहा है, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ये टीम कभी खुशी देती है और कभी गम, कुछ पता नहीं। बिल्कुल बेग साहब, वाकई में कभी खुशी कभी गम, वो पूरा अब हम टूर्नामेंट यही देखते रहेंगे। आवाम ज़ाहिर है यही सोच रही है। नहीं सर, बेग साहब नहीं है, कभी खुशी कभी गम वाला मामला अब रहा नहीं है। ज्यादा गम कभी खुशी। हाँ, सही कह रहे हैं आप। दुआ करें कि ज्यादा खुशी और कम गम हो जाए। बिल्कुल जी। और इसके लिए क्या करना होगा आज, क्योंकि आपने खुद कहा कि ज़ाहिर है इमाद भी नहीं है, खेलेंगे, वैसे में क्या होना चाहिए? स्पेशली टॉस के हवाले से जरूर बताइएगा, पिच की कंडीशन एंड देन टॉस। देखिए सबीन और शोएब, ये पिच जरा डिफरेंट है ये डैलस की, क्योंकि ये नेचुरल टर्फ विकेट है। यहाँ पर मैचेस पहले से होते रहे। न्यूयॉर्क की पिच जो है वो ड्रॉप इन पिच है, वो अलग से बनाकर लगाई गई है। यहाँ पर डैलस में मैचेस होते रहे, तो इस पिच का रवैया आमतौर पर यही है कि यहाँ पर मैचेस जो हैं उनमें रन्स स्कोर होते हैं। लेकिन पिछला मैच जो नेदरलैंड्स की टीम बड़ी मुश्किल से जीती थी, आपको याद होगा कि वो मुश्किल लग रहा था नेपाल के खिलाफ। तो अब आज पाकिस्तान इस पिच पर, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान के लिए बड़े चांसेस हैं। एरोन जोन्स जिन्होंने 94 रन नॉट आउट स्कोर किए थे, अमेरिका के, वेस्ट इंडीज से उनका ताल्लुक है, वो अगर खेलेंगे, जिस तरह से 10 छक्के उन्होंने लगाए, रिकॉर्ड जो है 11 छक्कों का क्रिस गेल का है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरेस्टिंग मैच होगा। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है तो पाकिस्तान को सभी बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि हम हदफ के ताकुब में हमेशा दबाव का शिकार हो जाते हैं। एरन जॉन्स के अलावा कौन सा ऐसा प्लेयर है यूएस का जो कि ज्यादा टफ टाइम दे सकता है, जिसको ज्यादा स्टडी करना चाहिए हमारे प्लेयर्स को कि अच्छा उसे कैसे काबू करना है? देखिए मिडिल ऑर्डर में कोरी एंडरसन है। ये वही कोरी एंडरसन है जिसने शाहिद आफरीदी, जिसने 37 गेंदों पर जो तेज तरीन वनडे की सेंचुरी बनाई थी, उसको उस रिकॉर्ड को तोड़ा था 36 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर करके। न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है और कोरी एंडरसन उन 5 क्रिकेटर्स में शामिल है T20 वर्ल्ड कप के जिन्होंने दो डिफरेंट टीमों की नुमाइंदगी की है।
डेविड वीजे आप देखें कि वो साउथ अफ्रीका से भी खेले, अब नमीबिया से खेल रहे हैं। डेरिक नेनेस फास्ट बॉलर, वो पहले हॉलैंड से, नेदरलैंड से खेले, फिर ऑस्ट्रेलिया से खेले। मार्क चैपमैन है, बहुत सारे ऐसे 4 प्लेयर्स हैं कि जो डिफरेंट टीमों की नुमाइंदगी कर चुके हैं। ये 5वें खिलाड़ी हैं और अब देखते हैं कि कोरी एंडरसन क्या परफॉर्म करते हैं, कैसे उनका तजुर्बा बहुत है। अच्छा बेग साहब, आप जाहिर है पहला मैच पाकिस्तान का होगा, जाहिर है पहला मैच अगर आप जीत जाते हैं कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग होता है पूरे टूर्नामेंट के लिए। सो अब ऐसे में मोराल हाई रखना कितना इंपॉर्टेंट है टीम के लिए, क्योंकि हम हमेशा वो प्रेशर में भी आ जाते हैं। वो बड़ा मसला होता है कि जहाँ पर जो प्लेयर परफॉर्म करने वाला भी होता है वो भी प्रेशर लेना शुरू कर देते हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। नर्व्स पे काबू रखना आज पहले मैच में कितना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल सही कहा सबीन, ये आसाब की जंग है। जो जीतेगा, जिसके नर्व जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होंगे, वही जीतेगा। अब ये पाकिस्तान के लिए एक तरह का टेस्टिंग मैच है, क्योंकि इसके बाद असल मुकाबला इतवार को इंडिया से है पाकिस्तान का न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क की पिच पर, न्यूयॉर्क की आउटफील्ड पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। आउटफील्ड बहुत स्लो है, पिच ऐसी खतरनाक है कि बैट्समैन जिद्दोजहद में तो जाहिर है वो उस बारे में। टीम न्यूयॉर्क के स्टेडियम से तकरीबन 1.5 घंटे दूर की मुसाफत पर पाकिस्तानी टीम ठहरी थी होटल में, जबकि भारतीय टीम 10 मिनट दूर की दूरी पर थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतराज किया कि भाई हम 1.5 घंटे का सफर तय करके कैसे आएंगे। तो अब उन्होंने नजदीक होटल किया है जो तकरीबन 5 या 7 मिनट दूर है ग्राउंड से। तो मोहसिन नकवी साहब के इंटरवेंशन के बाद ये हुआ है। पहले वो मोहसिन नकवी साहब ने उस पर इतराज किया और पड़ाव भारत ने डाला हुआ है। पहला मैच वो बांग्लादेश से वही खेला, प्रैक्टिस मैच, फिर कल वो अपना पहला मैच T20 वर्ल्ड कप का खेला तो आयरलैंड के खिलाफ। तो भारत को एडवांटेज है, पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर आज पाकिस्तानी टीम अच्छे मार्जिन से जीतती है अमेरिका के खिलाफ तो मोरल पाकिस्तान का हाई होगा और फिर ये हाई वोल्टेज गेम इतवार को 6-1 है भारत के हक में। पाकिस्तान 1 जीता है, भारत 6 मैच जीता है T20 वर्ल्ड कप में। देखें अब क्या होता है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। बेग साहब यही कह सकते हैं। देखिए मैच आज पाकिस्तान यूएस का, लेकिन हमारी फिर भी नजरें संडे पाकिस्तान इंडिया मैच पर ही लगी हुई हैं। हम उसी पे ज़्यादा बात करना चाहते भी हैं, सुनना भी चाहते हैं, वही डिस्कशन का हिस्सा भी होती है। दैट्स ट्रू एक्चुअली। बेग साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है अभी आज मैच, उसके लिए हम कहते हैं टीम को ऑल द बेस्ट। जान लगानी चाहिए जी टीम को, बिल्कुल एक एनर्जी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, ना उस पर काबू रख कर खेलना चाहिए। अच्छा खेल होना चाहिए। हार जीत बिल्कुल मैं कहता हूँ कि खेल का हिस्सा है, लेकिन अच्छा खेल ज़रूरी है। जान लगानी चाहिए उस खेल में। ब्रेक की तरफ बढ़ना, नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। समर वेकेशंस, पेरेंट्स परेशान भी होते हैं कि अब बच्चों की छुट्टियां हो गई हैं, वो प्रोडक्टिव होनी चाहिए। बच्चे सिर्फ स्क्रीन टाइम ना हो उनका और सिर्फ सोते ना रहें। सुने माएँ कुछ परेशान भी बहुत हो जाती हैं कि थोड़ी देर के लिए जो बच्चे शरारती होते हैं वो कहते हैं चलिए जी प्रोडक्टिव काम में, मतलब स्कूल बच्चों को भेज दिया, तो बड़ी तसल्ली में होती है। अब जो देखें हालात क्या हो रहे हैं जहाँ पर छुट्टियां हो गई, और जाहिर है कुछ में अभी छुट्टियां होने भी वाली हैं। कुछ स्कूल्स की अगर बात करें तकरीबन हो गई हैं, कुछ शायद मेरा ख्याल अभी भी है, अभी थोड़ा बाकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो अब पूरे घर में उधम मचाया होता है बच्चों ने। हाँ, वो ऐसे ही है, दूसरी ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, वो क्या करें। देखें गर्मी बाहर है, आप बाहर इस तरह बच्चों को ना भेज सकते, ना ले जा सकते हैं। जब ले जाएंगे शाम के वक्त तो बाकी दिन बच्चों ने कुछ तो करना है, एंड देन दे आर वेरी एनर्जेटिक। तो वो क्या करें, उन्होंने अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज तो करना ना किसी तरीके से। तो आज हम इस पर बात करेंगे। आप हमें कॉल भी करें अगर आप परेशान हैं बच्चों की छुट्टियों को लेकर और आप फिक्रमंद हैं कि आपको क्या करना चाहिए, चाहे वो वर्किंग वुमेन है, चाहे वो हाउस वाइफ्स हैं, वो क्या सोचती हैं और किस तरह से मैनेज कर रही हैं अपना टाइम, तो वो हमें ज़रूर कॉल करें। इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया पेरेंटिंग एक्सपर्ट इरम बिनते सफिया ने। बहुत शुक्रिया इरम साहब, आपने ज्वाइन किया। सबसे पहले यही बताइएगा कि क्या ये जो छुट्टियां हैं इसमें बच्चों को रिलैक्स कर देना चाहिए, जाके जो हम प्लानिंग कर रहे होते हैं, अच्छा नहीं समर कैंप या इनके एक प्रॉपर रूटीन पढ़ने की भी, और वो पूरे एक मैनेज रूटीन डिसिप्लिन वही रखना चाहिए? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Depending on the personalities of parents actually, I think nothing is wrong with routines. और मेरे ख्याल से अगर हम बहुत honestly कहें तो brutally honestly we have this tuition center system and और हम लोग कहते हैं कि especially 9th 10th 11th 12th के आप लोग तो पहला अगला सेमेस्टर जो है पहले से पढ़ के छुट्टियों में चले जाओ। प्लस हमने यही किया वैसे अपने टाइम पे।
So nothing has changed. वाकई में कुछ खास चेंज नहीं हुआ. तो अगर आप उस तरह से अपने बच्चों की रूटीन्स देखें, डिसिप्लिन और रूटीन्स में ये है कि ज़रूरी नहीं कि 10 बजे ही ये काम होगा. रूटीन का मतलब है कि ठीक है इतने घंटों में थोड़ा सा रेस्ट के साथ आप वही अपने सुबह दोपहर शाम के खाने और बीच में आपकी ब्रेक्स और बीच में पढ़ाई आप रखो, पर थोड़ा सा रिलैक्स मोड में रखो. उसको अपने ऊपर हवा मत बना दो. हाँ, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि इरम यही होता है, बच्चे ये कहते हैं कि वैसे भी हम एक रूटीन में ही होते हैं और फिर वेकेशन से जब हम अपनी मर्जी से कुछ करना चाहते हैं तब भी हमारी रूटीन बना दी जाती है, तो उससे भी वो थोड़े से रेबेलियस हो जाते हैं. बच्चे चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं. छुट्टियों में हम ज़्यादा देख रहे होते हैं क्योंकि कहते हैं चले स्कूल में तो वो बाउंड है लेकिन घर के अंदर वो बाउंड नहीं है, तो चिड़चिड़ापन बच्चों के अंदर आना शुरू हो जाता है. बिकॉज वो हम उनको फिर ना हम रूटीन का मतलब ये समझते हैं कि फिर अब ये काम इसी वक्त में ऐसे ही हो जाना चाहिए. और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बड़ा सोच रही थी इस टॉपिक के बारे में. वाकई में जो स्टे एट होम मदर्स हैं या वर्किंग मदर्स एंड फादर्स हैं, दे डोंट गेट अ ब्रेक. समर इज रियली लाइक अ वेरी जिसको कहते हैं ना कि वो जो दिन के 6 या 7 घंटे कोई और आपके बच्चों को देख रहा था स्कूल में टीचर्स, राइट, वो भी आप देख रहे हो. वो थोड़ा सा मैनेज करना जरा स्ट्रेसफुल हो जाता है. चिड़ वो इसलिए जाते हैं क्योंकि हम ना स्कूल से भी ज्यादा डिसिप्लिनरी होना शुरू हो जाते हैं. अब ये कर लो, अब ये कर लो, अब ये कर लो. भाई कोई बात नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, जस्ट काम डाउन, रिलैक्स. ठीक हो गया. अच्छा इरम, अब किया जाए? कौन कौन सी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जो कि घर के अंदर पेरेंट्स जो हैं बच्चों को करवा सकते हैं, इन्वॉल्व रख सकते हैं? अब कुछ हैं जिनमें ज़ाहिर फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं, कुछ हैं जिनमें नहीं होंगे, तो मैं चाहूँगी कि आप दोनों को ज़रा बता दें कि क्या है जो पैसों कम वसाइल में कर सकते हैं और आप, हाँ ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अपने बच्चों को आप देना चाहते हैं वो लग्जरी, तो वाई नॉट, आप वो भी प्रोवाइड कर दें. एज ब्रैकेट के हिसाब से नहीं, पहले छोटे बच्चों की बात कर लेते हैं. छोटे बच्चों का ये है कि देखें, मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि प्लीज़ छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम का आदी ना करें. और अगर वो आदी हो गए हुए हैं तो एक्चुअली दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप उनको स्क्रीन टाइम से निकाल सकें. उसके लिए कुछ चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नंबर 1, अगर मदर्स ओवरवर्क्ड और ओवर एग्जॉस्टेड नहीं हैं. नंबर 2, यंग मदर्स अंडरस्टैंड दिस कि देयर चाइल्ड्स डेवलपमेंट स्पेशली इन सालों में इंतहाई सेंसिटिव है. सो हाँ, सैक्रिफाइस करना अपनी आराम को, वैसे वो मतलब ये नहीं है कि वो जानबूझ के कहती हैं कि अच्छा ठीक है, यू नो व्हाट, जाओ जाके स्क्रीन देखो और मेरी ज़िंदगी आसान करो. ऐसा सोच नहीं रहे होते, पर हमसे सबकॉन्शियसली ऐसा हो जाता है. तो प्लीज़ गो एंड फाइंड एक्टिविटीज़ लाइक इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सब कुछ भरा हुआ है बच्चों की टॉडलर एक्टिविटीज़ से. इस पे यहाँ पे ये कहते हैं कि बच्चे बोर हो जाते हैं, फिर हम क्या करें? होने दें, कोई बात नहीं, इट्स कम्प्लीटली ओके, होने दें बोर. आप दीवारों को देखें, कोई मसला नहीं है. दैट इज़ ऑल्सो ब्रेन डेवलपमेंट का हिस्सा. कुछ कह रहे थे आप? नहीं, आप मुकम्मल करें. आई एम एंजॉयिंग. ज़ाहिर है बहुत मज़े की गुफ्तगू हो रही है. अब मैं पता क्या सोच रही थी? मैं ये सोच रही थी कि सदियों से समर की छुट्टियां होती हैं. हमारे जो नाना दादा थे, जब वो लोग स्कूल जाते थे, उनकी भी होती थी, उसके बाद की जनरेशन की हमारी भी होती थी. द डिफरेंस इज कि हम लोगों को शायद आउटडोर, हम वो जनरेशन थे जो आउटडोर्स दिन गुजार लेते थे. मतलब एक हमारे 80s 90s 70s में तो ये था कि जाओ भाई अपने कजन्स के साथ जाओ, गली मोहल्ले में खेलो, क्रिकेट खेलो, जो मर्जी करो, घर आके उद्घाट बचाना, इतने बजे तक घर से बाहर हो, ठीक है, खा लिया पी लिए, खाने पीने के लिए आए हो, मुंह हाथ धोने के लिए आए हो, नमाज पढ़ने के लिए आए हो, अच्छी बात है, फिर बाहर चले जाओ. अब ये है कि ये जनरेशन जो है इट्स फिक्स्ड ऑन स्क्रीन्स, नॉट टू देयर फॉल्ट. पूरी दुनिया में ऐसे, पूरी दुनिया बदल गई है, हम बड़े नहीं अपनी स्क्रीन्स के साथ फिक्स्ड. सो मैनेजिंग द स्क्रीन टाइम विद एवरी एज ग्रुप हैज बिकम दिस, जिसको कहते हैं ना हाउ बाटा. तो उसके बारे में मैं ये कहती हूँ कि लेट इट बी. मतलब वाकई में समर में एटलीस्ट if your child is into gaming, if your child is into watching whatever that they are watching, series है, ये है, वो है, etc, उसमें थोड़ी सी ना गुंजाइश और आसाइश पैदा कर दें उनके लिए, it is okay. क्योंकि जब स्कूल रूटीन शुरू होनी है तो फिर रूटीन्स तो वो स्कूल की और हेक्टिक वो वापस आ ही जानी है. लेकिन इरम ये इतना अगर देखें स्क्रीन एडिक्शन तो इतनी बुरी चीज़ है कि बड़े भी, हम अगर अभी इतनी कोशिश कर रहे हो तो हम भी उसको नहीं छोड़ सकते होते. अब जाहिर है एक अगर आप बिल्कुल बच्चों को अलाउ करना शुरू कर देंगे, थोड़ा बहुत तो वो सारे बच्चे ही करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा अलाउ करना शुरू कर देंगे और 2-3 महीने की चुने, 2-3 महीने लगातार अगर बच्चे फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद उनको रूटीन में लाने में भी तो देखिए कितनी एफर्ट पुट होगी. फिर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, फिर उसके बाद वो गुस्सा करना शुरू हो जाते हैं और वो तो जाहिर है उसके कितना इम्पैक्ट होता है वो तो हम सबके सामने है.
देखो मैं बहुत ऑनेस्टली बात करूंगी अब। अच्छा पोल कर लेते हैं, इधर ही पोल कर लेते हैं। कितनी माएँ और फादर्स हैं कि वो कहेंगे कि ठीक है बच्चों की समर वेकेशन हो गई है ना, तो ठीक है अगर हमारी अफोर्डेबिलिटी नहीं है कि हम जी पूरे 2 महीने जो हैं वो हम टूर्स ही करते रहें, चाहे विद इन कंट्री आउट ऑफ कंट्री जो भी। चलो कुछ लोग जो होते हैं गाँव से शहर, शहर से गाँव वगैरह आ जाते हैं, 2 हफ्ते 3 हफ्ते पढ़े किसी ननियाल ददियाल में चले जाते हैं, ओके फाइन, वहाँ पे तो बच्चे इंगेज्ड हो गए। जहाँ पे बच्चे घर में हैं, राइट, जस्ट गो बैक टू द कोविड टाइम्स, जहाँ पे बच्चे घर में, then the parents need to keep off the screen। फिर आप भी मत स्क्रीन यूज करो ना। How many of them are willing कि ठीक है हम भी नहीं यूज करेंगे, अगर आप खुद यूज करेंगे तो बच्चे भी यूज करेंगे। अच्छा इरम, हमारे साथ इरम फातिमा रिजवी साहिबा भी आ चुकी हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। इरम वेलकम टू द शो। हमारा ज़रा मौजू आज का बड़ा अहम कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, समर वेकेशंस, ये पेरेंट्स किस तरह से मैनेज करें। आपकी राय में जो बच्चे ये खुद कहते हैं पेरेंट्स को कि अब छुट्टियां हो गई, अब हमें तंग नहीं करना, हमें छेड़ना नहीं है, हमें अपने हेलीकॉप्टर पेरेंट्स नहीं बन जाना, बस हमें अपनी मर्जी से अब उठना, जागना, खाना पीना, हाँ नो रोक टोक, एंजॉय। आप कैसे देखती हैं इस मुतालबे को बच्चों के? आई वुड से कि इसके लिए आप एग्जाम्पल सेट करें। आप अपनी छुट्टी के दिन क्या कर रहे होते हैं? क्या आप अपनी फैमिली में ये कहते हैं मुझे रोको टोको नहीं, मुझे ना छेड़ो, मेरी आज छुट्टी है, आज मैं रिलैक्स करूंगा? तो अगर आपके घर में ये रूटीन है तो एक्सपेक्ट कीजिए कि आपके बच्चे भी यही करेंगे। आप चेंज लेकर आएँ, आप अपनी छुट्टी के दिन जान के बात करें, लेट्स डू एक्टिविटीज़, आज कुछ बनाते हैं, आज गार्डनिंग करते हैं बैठ के, उनको बेसिक्स ऑफ थिंग्स सिखाएं जो आपको बहुत अच्छी तरह आती है। पास्ता बनाना सिखा दें, अपने साथ लगाएं, लेकिन इसके अलावा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गेट देम सम स्किल। मेरे अब्बू ने बहुत छोटी उम्र में हमें कराटे में डाल दिया था, फुटबॉल के क्लब में डाल देते थे। हम छुट्टियां आती थी, हमें लगता था हमारे ऊपर एक सर्विलेंस फर्दर हो गया है। कोर्सेज किया हमने, छोटे छोटे 486 पीसी 386 पीसी को असेंबल करना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, छोटे छोटे से वो ऐप्स यूज करना। और जैसे आजकल तो यूनिवर्सिटीज में भी कोर्सेज आ गए बच्चों के लिए, क्या है एआई के कोर्सेज आ गए हैं। बिल्कुल, तो आपको चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनको कोई ना कोई स्किल सिखाएं। वीक में 3 से 4 दिन उनका स्किल रखें, 3 दिन उनको बोलें कजन्स के साथ इधर जाओ उधर जाओ, घूमो फिरो, मॉल में फिर कराओ, ये करो, बट 4 डेज प्लीज़ ट्राई कि उनका कोई ना कोई एक स्ट्रिक्ट रूटीन होना चाहिए उसी तरह स्किल हासिल करने का। अच्छा इरम, मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही मैं एक वीडियो देख रही थी, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी वो वीडियो देख के कि अब लोग इस तरफ सोचना शुरू हो गए कि बच्चों को किस तरह से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिखाया जाए छोटी एज से ही, उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में, ना कि ये कि आप बहुत कोई बड़े लेवल पे जाके उनको सिखा रहे हैं, बट छोटी छोटी चीज़ों में, जिस तरह कोई आर्ट वर्क सिखा दिया और उसके बाद उसको ऑनलाइन बच्चों को बेचना सिखा दिया, जिससे उनको पैसा कमाने का पता चल सके और फिर पैसे की वैल्यू भी उनको समझ आ सके। कुछ बेकिंग के पर्सपेक्टिव से मैं देख रही थी कि बड़ी ज़बरदस्त सी एक्टिविटी शेयर कर रहे थे आइडियाज़ लोग के घर में बच्चों को बेकिंग में साथ इन्वॉल्व करें, और उसके बाद हम देख रहे होते हैं स्टॉल्स लग रहे होते हैं, उन स्टॉल्स पे बच्चों को लेकर जाएं। तो छोटी एज से ही बच्चों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बताना, और ये एक बड़ा अच्छा टाइम होता है कि जिसमें बच्चे कंप्लीटली उस पर फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। और जाहिर है उससे आगे चलकर तो कितना इम्पैक्ट होता है उनकी जिंदगी। अच्छा, आप एक रूटीन ये बनाएं बच्चों के साथ कि वीक 1 छुट्टियों का, जैसे ये वीक 1 है, इसमें वो जूस, लेमनेड, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लेकर आइए बाहर से उनके पैकेट्स, और आप बोलें मोहल्ले में सिर्फ अपनी कम्युनिटी में, फेसबुक का या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप हम सब का होता है, सिर्फ उसके अंदर बेचेंगे भाई 100 रुपए का लेमनेड है, मैंने बनाया है, और पोस्टर उसको बताएं कि एक पोस्टर बनाओ कि तुमने पकड़ा है। 2nd वीक में कुकीज़ कर लें। 3rd वीक में अपनी वार्डरोब क्लियर करो, जो पुरानी चीज़ें उनको या तो डोनेट करने पे रखो, कि अगर मेरे कम्युनिटी में कोई डोनेशन लेना चाहता है, या फिर बहुत सस्ता सा बेचने के लिए कि ताकि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप है। इसको कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप बडिंग अप। बडिंग कहते हैं जब फूल खिलता नहीं है, तो ये आप बहुत छोटी उम्र से डालें। मेरे बेटे ने 10 साल की उम्र में स्टॉल लगाया और उसने 12,000 का प्रॉफिट कमाया था। वो अलग बात है कि हमें सैलरी नहीं मिली लेकिन ये कि वी एंडेड अप मेकिंग हिम डू दैट। और वहाँ पे जबकि गेम्स भी चल रहे थे वहाँ पे हमारे इमार में, वो गेम पे नहीं गया, उसका इतना फोकस था कि मैं अपना स्टॉल नहीं छोड़ूंगा। प्रोडक्टिव होते ना बच्चे, उनको समझ आती है। एग्जैक्टली 2-3 घंटा उसको चस्का लगा पैसे का। उसने कहा ये तो मैं जाऊंगा तो मेरी तो नुकसान हो जाएगा 2000 रुपए का। सो दिस इज समथिंग दैट यू पुट इन अ यंग एज, ताकि वो इंडिपेंडेंट होना शुरू करें। ये गलत चीज होती है कि ग्रेजुएशन खत्म होगा तो मैं पहला कदम डालूंगा। अर्निंग मनी, गेटिंग इंडिपेंडेंसी स्टार्ट्स फ्रॉम एज अर्ली एज 6-7 ईयर्स। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि बंदी हम अपने बच्चे को, हम क्यों अभी बच्चे को से काम करवाएं, आप ये मतलब ये कोई आप कोई लेबर नहीं करा रहे इस तरह से, आप बच्चे को एक प्रोसेस समझा रहे हैं और एक एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे को आगे लेकर जा रहे हैं। जितने भी बड़े बिजनेसमैन आप उठा लें, आप सबको सुनेंगे उन्होंने 10 साल की उम्र में कुछ किया था, 11 साल की उम्र में किया था, 15 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। दिस इज समथिंग दैट वी हैव हर्ड अगेन एंड अगेन। ये सिर्फ हमारे यहाँ पैम्परिंग का एक वो स्टाइल है। हमारे बुजुर्ग असल में थोड़ा सा सैड फील करते हैं कि इससे क्यों काम करवा रहे हो। मैंने जब फर्स्ट टाइम छोटे छोटे बच्चों से कहा था कि वॉशरूम साफ करो, जब इतना वो हंगामा किया तो मुझे कहा था चाइल्ड लेबर
करा रही हो। तो इट्स लाइक आप करवाएं ये काम बच्चों से, और ये इसलिए नहीं किया जाता कि आपको घर में, वैसे सच्ची बात है घर में हेल्प मिल जाती है, लेकिन आप उनको इंडिपेंडेंट कराएं कि भाई आना चाहिए, और एक सोच होनी चाहिए मेरा बिस्तर मैं फिक्स करूं, मेरी तकिया मैं ठीक करूं, मेरी चादर मैं ठीक करूं। स्टार्टिंग फ्रॉम देयर लेट देम गेट दी एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। यस, अरविंदर सफ़ी आपको भी कमेंट लूंगा इसमें। छुट्टियों में बच्चों को किसी स्किल की तरफ लेकर जाना, चूंकि अब स्किल बेस्ड दुनिया है, वो चाहे फिर रोबोटिक्स है, वो चाहे फिर AI, कोई भी आप कोई भी उन्हें चीज़ सिखाएं, पढ़ाएं, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह भी बात हो रही थी कि आप छोटे छोटे काम कराएं घर में ताकि वो ज़रा इंडिपेंडेंट फील भी करें। बहुत अच्छी बात इरम ने कर दी है, एक्चुअली बहुत मुकम्मल बात की है। ये ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग करते हैं, राइट, जो कि फिजिकली इमोशनली मोटिवेटेड होते हैं, हु हैव अ यानी कि फार साइटेडनेस, कि ये तरबियत का हिस्सा है। हमें जो इस वक्त सुन रहे हैं, आई प्रे एंड आई होप कि इंशाल्लाह ताला मेजॉरिटी उसी तरह के लोग होंगे, पढ़ी लिखी बच्चियां बच्चे हैं और वो ये चाहते हैं। द थिंग इज, जो हम बात ये बातें ना सबको पता भी है, काफ़ी हद तक पता भी है, लेकिन जहाँ पे लोग स्टक हो जाते हैं, मदर्स स्पेशली, वो ये है कि ओ फादर्स आउटसाइड ऑफ द हाउस और ये तो सारा मुझे को करना है और मैं अकेली कर रही हूँ और मैं एग्जॉस्ट हो रही हूँ ये करते हुए। और एक स्पेशल काइंड ऑफ माइंडसेट की भी ज़रूरत है। ये बच्चों से ज़्यादा ये बच्चों के केयर टेकर्स के माइंडसेट की ज़रूरत है कि आप इसको मज़ीद एग्जॉशन का ज़रिया ना समझो, बल्कि आप इसको ये समझो कि आपको अपने बच्चे को, जैसे कि रम ने कहा, लाइफ स्किल्स सिखाने का एक मौका मिल रहा है। हाउ मेनी ऑफ द पेरेंट्स आर रेडी टू डू दैट? How many of them? Because जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है पूरी दुनिया में, उसने क्या किया है कि दो पेरेंट्स हैं जो दोनों कमाने के लिए घर से निकल रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो आई एम अ स्टे एट होम मॉम, आई हैव ऑलवेज बीन, तो उनके लिए थोड़ा सा आसानी ये होती है कि ठीक है, ओके आई एम स्टे एट होम, तो चलो ठीक है, मैं जिम्मेदारी संभाल रही हूँ, तो एक्स्ट्रा भी हो रहा है तो ओके फाइन। लेकिन जो स्पेशली दो लोग कमाने वाले हैं, फिर वो चाइल्ड केयर सेंटर्स या डिफरेंट कैंप्स वगैरह में अपने बच्चों को भेजते ही भेजते हैं। दे डोंट हैव एन ऑप्शन। अगर नाना नानी दादा दादी या कोई और केयर टेकर नहीं है घर पे, कोई और बुजुर्ग नहीं है, तो उनको भेजना ही पड़ता है। बात मैं सिर्फ इस चीज़ को भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रही हूँ कि इज़ द अडल्ट जो सुन रहा है, क्या आप विलिंग हैं इस जिम्मेदारी लेने को? क्योंकि ये रेनबोज और वो नहीं है, ये असल हकीकत बातें हैं कि एक एग्जॉस्टेड पेरेंट ये जिम्मेदारियां नहीं लेना चाहता, या लेता तो है, बहुत चैलेंजिंग उसको लगती है, लेकिन वो कहता नहीं मैं करूंगा या मैं करूंगी, एंड द फर्स्ट वीक विद इन इटसेल्फ दे स्टार्ट गिविंग अप। बिल्कुल। अच्छा, इरम एक कॉल भी है, अस्मा ने हमें कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, क्या कहना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम सबीन एंड शुएब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप दोनों कंडक्ट करवा रहे हैं, और इस पर जो आपने बुलाए हुए हैं उनसे मैं एक पर्सनली जो है अपना घर का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। जी जी प्लीज। और बेसिकली हम लोग आज़ाद कश्मीर से हैं, और मेरे फादर बचपन से ही अपने बच्चों को जो है ना वो फार्म हाउस से स्पेशली जब कुर्बानी आती थी तो वो निकाल कर देते थे और कि जाओ इसको सेल आउट करके आओ। तो आज माशाल्लाह मेरा भाई एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और डोनेशन वाला काम, क्योंकि मैं खुद एजुकेशनिस्ट हूँ और मैं अपने बच्चों से डे फर्स्ट से करवा रही हूँ, और उसका बड़ा एक पॉजिटिव आउटपुट मिल रहा है। और स्पेशली मैं सबीन को और शुएब को जब मैं देखती हूँ तो ज़ाहिरी बात है उनके पेरेंट्स ने भी जो एफर्ट की हुई है वो नज़र आ रही है। तो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। और जो आपने बात की ना, ज़रा से इरम फातिमा ने भी बात की थी, ज़रा जो हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करते हैं, ज़रा उनकी जब हिस्ट्री में जाए तो वाकई नज़र आता है कि अच्छा बचपन उनकी रूटीन क्या थी, उन्होंने क्या किया, पेरेंट्स ने क्या करवाया। अरविंदर सफ़ी, इरम फातिमा जी दोनों का बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे। वक्त मुख्तसर, हालांकि टॉपिक ऐसा था कि हो सकती थी। नाज़रीन ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक। लॉ की बात करते हैं। अगर हम इस्लामी नुक्ता नज़र से देखें, इस्लामिक कानून, और अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की बात करें तो इसमें लिंक क्या है? वैसे देखा जाए दोनों कवानीन इंसानी अक़दार पर, उसूलों पर बहुत ज़ोर देते हैं, बहुत अहमियत है इनकी। अभी जो ताल्लुक़ की आज हम बात कर रहे हैं और कवानीन के जो ज़ाब्ते हैं वो इंसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कैसे यकीनी बनाते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसके रीजनल एडवाइज़र फॉर इस्लामिक लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस ज़ियाउल्लाह रहमानी साहब साथ मौजूद हैं। ज़िया साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आई थिंक ICRC से स्टार्ट करते हैं। सिंस पाकिस्तान हम देख रहे हैं ICRC पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ काम किया है इसने। जी थैंक यू वेरी मच। ICRC जो है ये 1948 से कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की दावत पे जब इंडिया से मुहाजिरीन आए पाकिस्तान,
तो लाहौर में इन्होंने अपना पहला ऑफिस कायम किया और उनकी मदद की। उसके बाद जो है बेसिकली ICRC जो है ये जंग के माहौल में जो है वो काम करता है, इसलिए 1948 में काम किया और जंग और जो पोस्ट वॉर या जो यानी वायलेंस की सिचुएशन होती है उसमें ये काम करता है। तो उसके बाद 1965 में जब जंग हुई तो ICRC ने अपना रोल प्ले किया। उसके बाद 1971 में जब पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हुई तो उसमें एक बड़ा अहम रोल प्ले किया। सही। पर्टिकुलरली उसमें जो हमारे POWs थे दोनों साइड्स पे, उनकी रिपेट्रिएशन में और उनको विज़िट करने में उनके साथ जो है एक ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के मुताबिक सलूक हो जाए, इस हवाले से ICRC ने विज़िट्स किए। उसके बाद जो कारगिल की लड़ाई हुई उसमें भी ICRC ने एक रोल प्ले किया। फिर अफ़गान वॉर जब शुरू हुई तो 80s में तो ICRC ने पेशावर और कोयटा में जो है हॉस्पिटल्स कायम किए अफ़गान बेसिकली अफ़गान वॉर के लिए, जो वहाँ के इफेक्टिव है उनके लिए। उसके बाद जो है ICRC यहाँ पे ऑन एंड ऑफ मौजूद रहा और फिर जो सैलाब वगैरह की और ज़लज़ले की सूरत हाल जैसे 2005 में हुई, उसमें ICRC ने बहुत बड़ा ऑपरेशन किया। टाइम टू टाइम हमने देखा कि काम करे। इस वक्त करंट क्या काम करे? जी जी, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। चूँकि ICRC की एक बहुत लंबी हिस्ट्री है, 150 साल पहले क्या ये 1863 में ये तंजीम बनी है, तो इसलिए ये जंग की सूरत हाल में तो काम करता है, लेकिन वक्त के साथ ये हुआ कि जंग से रिलेटेड जितने भी शोबे हैं उसमें अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे भी ये काम करता है। ओके। दूसरा इसका जो एक तो इस वक्त पाकिस्तान में जो है फिजिकल रिहेबिलिटेशन जो कि बुनियादी तौर पे तो जंग से है, लेकिन यहाँ पे जंग इस वक्त तो नहीं हो रही, लेकिन ये कि यहाँ पे फिजिकल रिहेबिलिटेशन की बहुत बड़ी ज़रूरत है आर्टिफिशियल लिम्स लगाने के हवाले से। तो यहाँ पे ICRC जो यहाँ के इदारे हैं जो ये काम करते हैं उनको फंड करता है, उनको ट्रेन करता है, उनको असिस्ट करता है, उनकी मदद करता है। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से बहुत बड़ा काम करता है, जैसे वार सर्जरी एक स्पेशलाइज्ड शोबा है जिसमें डॉक्टर्स को ट्रेन करता है। इस तरह इमरजेंसी में जो है बहुत सारे लोग जो है इमरजेंसी में आ जाएँ तो हॉस्पिटल जो स्टाफ है उनको जो है ये ट्रेन करता है। इसके अलावा इसका एक काम है जिसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। प्रिवेंशन का मतलब ये है कि जंगों में जो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी सफरिंग होती है उसको कैसे रोका जाए, उसके लिए दुनिया ने बहुत सारे कवानीन बनाए हैं जिसको हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं, जिसमें बेसिकली जो एथिक्स ऑफ वॉर है कि हाउ टू कंडक्ट हॉस्टिलिटीज़, कि जंग जब हो जाए तो उसको एक इंसानियत के साथ जंग तो एक ज़रूरी एक इंडिस्पेंसेबल ईवल, लेकिन ये कि उसको लड़ा तो जाएगा, लेकिन क्या है? हाँ, लेकिन ये कि उसमें कुछ उसूल होने चाहिए, कुछ लिमिटेशन होनी चाहिए। तो उस कानून की जो प्रमोशन है ICRC वो करता है, इसको हम प्रिवेंशन कहते हैं। और ये अब देखिए जिस तरह हमने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि इस्लामिक ह्यूमैनिटेरियन लॉ या फिर हमें अगर हम बिल्कुल इस्लामिक कवानीन की बात करें, जिस तरह हमारा मज़हब गाइड करता है किसी भी जंग में या इस माहौल में क्या होना चाहिए, थोड़ा सा इसको बताएं कि कैसे दोनों आपस में लिंक्ड है, अलाइंड है। देखिए जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जिस तरह मैंने कहा कि ये बेसिकली एथिकल रूल्स है ड्यूरिंग वॉर, ओके, तो और बेस्ड ऑन ह्यूमैनिटी। तो इस्लाम जो है उसने तो 1400 साल पहले इस हवाले से बहुत खूबसूरत तालीमात दी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जंग के दौरान जब वो जाते थे तो उनको हिदायत दिया करते थे कि बच्चों को निशाना नहीं बनाना, ख़वातीन को निशाना नहीं बनाना, फसलों को तबाह नहीं करना, वैसे इमारतों को तबाह नहीं करना। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली अगर हम इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आज पढ़े तो ये इसका जो एसेंस है वो वहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से न सिर्फ ये कि बयान किया गया बल्कि प्रैक्टिस किया गया है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इस्लामिक लॉ कि उसको प्रैक्टिस पहले किया गया और उसको बाद में जूरिस्ट ने उसको एक थियरी की तरह जो है उससे उस प्रैक्टिस से इन्फरेंस करके उसको आगे जो है उस पर रिसर्च की। इसलिए ICRC जो है बेसिकली ये इट ट्राइज टू मेक इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ एज ए यूनिवर्सल लॉ। इसको हाईलाइट करता है कि ये किसी ख़ास कौम का विरसा नहीं है, ये एक ह्यूमैनिटी की कॉमन लेगेसी है और इसकी जो इसका जो एसेंस है वो तकरीबन दुनिया के तमाम तहजीबों में, कल्चर्स में पाया जाता है और इस्लाम में भी पाया जाता है। लिहाजा मुस्लिम ममालिक में जहाँ ICRC काम करता है तो वो जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस है, इस्लामिक जो पर्सनैलिटीज़ है, जो इस्लामिक स्टडीज़ के जो इदारे होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करके उनको IHL प्रेजेंट करता है और उनसे एक तरह से उनकी राय लेता है कि व्हाट डज इस्लाम से अबाउट दिस लॉ। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग जर्नी इन दिस रिगार्ड, यानी ये तो बहुत पुरानी बात अब हो गई। तो इस हवाले से बहुत सारा रिसर्च किया गया है, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं और मोस्टली जो IHL के रूल्स है दे आर वेरी मच कंपैटिबल विद इस्लामिक लॉ। ग्रेट। तो जो मजहबी हल्के हैं पाकिस्तान के वो ICRC के काम को, इस इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जितना भी काम इस वक्त हो रहा है उसको किस निगाह से देखते हैं? देखिए जो लोग तो ICRC को, चूँकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और बहुत ह्यूज पॉपुलेशन है और हमारा जो मजहबी हल्का है वो भी बहुत बड़ा है माशाल्लाह,
तो जो लोग ICRC को जानते हैं और इनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और ये पिछले हम तकरीबन आप समझें कि पिछले 20 साल से ज़्यादा हो गए कि पाकिस्तान में हम ये काम कर रहे हैं, जो मजहबी हल्के उनके साथ अमंग अदर सर्कल्स, यानी कि वैसे तो हम आर्मी के साथ भी करते हैं, हम एयरफोर्स के साथ भी करते हैं, हम लीगल फ्रेटर्निटी के साथ भी करते हैं, मीडिया के साथ भी करते हैं, लेकिन जो रिलीजियस सर्कल्स हैं उनके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं। तो जो लोग जानते हैं वो ICRC के जो नोबल काम है उसको अप्रिशिएट करते हैं ऑफ कोर्स, और उसमें हमारे साथ सपोर्ट भी करते हैं। बहुत सारे मौक़ों पे हमारे बहुत जो रिनाउंड स्कॉलर्स हैं पाकिस्तान के, उनने हमें बहुत सपोर्ट किया। उनसे हमने वीडियो मैसेजेस लिए अपने इनिशिएटिव्स के लिए, जो ह्यूमैनिटेरियन इनिशिएटिव्स है। जैसे कोरोना के दौरान जो है हमने बहुत बड़ा काम किया, तो उस दौरान हमारे स्कॉलर्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। इसी तरह से एक जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, इस हवाले से जब हम इवेंट्स करते हैं, और इस हवाले से हमने बहुत इवेंट्स किए पाकिस्तान में। हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की 2014 में, जिसमें तकरीबन 17 ममालिक से लोग आए, और पाकिस्तान के रिनाउंड जो इस्लामिक स्कॉलर्स है वो भी शरीक हुए। तो उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने हमें एक तरह से सलाह दी कि आप इस चीज़ को मज़ीद प्रोमोट करें, इसलिए कि इसके साथ न सिर्फ ये कि जो IHL है उसकी जो यूनिवर्सलिटी है वो हाईलाइट होती है, बल्कि जो इस्लामिक लॉ और जो जिहाद के हवाले से एक मिसकंसेप्शन है वो भी दूर होती है। तो दोनों चीज़ें जो है इसमें ह्यूमैनिटी की एक कॉमन वो है, एक इंटरेस्ट है। और जिस तरह से वेस्ट में या बाकी दुनिया में एक मिसकंसेप्शन पाया जाता है इस्लाम के हवाले से, तो इस हवाले से वो भी दूर हो जाता है, और ये पता चल जाता है कि इस्लाम ने जो तालीमात दी है वो आज के जो क़वानीन है उससे किसी तरह से भी कम नहीं है। और आज जो क़वानीन है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, चूँकि हमने देखा है पाकिस्तान में ही कि मज़हब के नाम पर किस तरह से तशद्दुद भी किया जाता रहा है, मज़हब के नाम को किस तरह इस्तेमाल करके अफरा तफरी भी फैलाई जाती रही है। तो मैं बिलखुसूस बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में आपसे सवाल करूंगा, ये इवन अपने अगर हम बॉर्डर्स की तरफ जाएं या जहाँ पर भी हमें देखते हैं कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस तरह मज़हब को वो इस्तेमाल करते हैं, क्या वहाँ पर भी आप लोगों ने कुछ काम किया? देखिए ICRC जो है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि बेसिकली जो ICRC का कोर काम है, जो कोर एक्टिविटी है, वो वहाँ होती है जहाँ पे लड़ाई होती है। सही। मसलन इस वक्त जो है दुनिया में जहाँ पे भी लड़ाई हो रही, यूक्रेन है, जो मकबूजा इलाके हैं फ़लस्तीन के, अफ़गानिस्तान में पोस्ट वार सिचुएशन है, यमन में है, सीरिया में है, वहाँ पे ICRC काम करता है। तो ICRC का जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि एक तो जो रेगुलर आर्म फोर्सेस होती है उनके साथ वो कनेक्ट करता है, और उनको ये जो लॉ है IHL ये हाईलाइट करता है कि यू हैव टू अबाइड बाय दीज रूल्स। ठीक है, इसमें दोनों का फायदा है। ठीक है सर, जहाँ पर रूल्स की खिलाफ वर्जी की जाती है इस लॉ की, क्या उसके लिए आवाज़ उठाई जाती है? और जो 2014 की आपने बात की कि बुलाया था तमाम ममालिक के लीडर्स को और इस पर दोबारा बात दी थी, डोंट यू थिंक इस वक्त जो हम खत्ते की सूरत हाल भी देख रहे हैं फ़लस्तीन के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें, क्या दोबारा ज़रूरत नहीं है इस कॉन्फ्रेंस की कि दोबारा बुलाया जाए और हाईलाइट किया जाए कि किस तरह से जो जंग के उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी की जा रही है, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की जो आप बात करें उसके खिलाफ वर्जी की जा रही है? डोंट यू थिंक इस वक्त ये नीड है? जी एग्जैक्टली, मैं वही बता रहा था कि एक तो रेगुलर जो आर्म फोर्स है उनके साथ कनेक्ट होता है, दूसरा जो ग्रो होते हैं, जो लड़ते हैं, जो नॉन स्टेट ग्रो होते हैं, उनके साथ भी ICRC कनेक्ट करता है जहाँ पे पॉसिबल होता है। ऑफ कोर्स इसलिए कि ICRC एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके साथ कोई फोर्स नहीं है। ये जो आपने बात की, ये अनफॉर्चुनेट लीडर्स की कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये रिलीजियस स्कॉलर्स की कॉन्फ्रेंस थी, और वाकई इसकी ज़रूरत है। ICRC इस पे काम भी करता है, और ICRC का एक काम यह है कि असिस्टेंस के साथ साथ जहाँ पे जो वार इफेक्टिव्स है उनकी जो असिस्टेंस की जाती है, फूड शेल्टर वगैरह के हवाले से, मेडिसिन के हवाले से, हॉस्पिटल्स के हवाले से, जैसे अभी गजा में भी हमारा बहुत बड़ा काम मेडिकल फैसिलिटीज के हवाले से हो रहा है, जहाँ पे बहुत मुश्किल है काम करना, लेकिन ICRC स्टिल स्टैंडिंग इट्स ग्राउंड। और अभी भी रफा में हमारा एक हॉस्पिटल जो है वो काम कर रहा है, जो कि एटलीस्ट 200 पर्सन्स डेली उसको जो है वो एम्बुलेंसेस आप लोगों की और किस तरह फर्स्ट एड प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो पैलेस्टीनियन रेड क्रिसेंट सोसाइटी है उसके साथ हम मिलके उनको हम फंड भी करते हैं, उनके साथ मिलके हम काम करते हैं इंतहाई मुश्किल हालात में। जहाँ तक जो खिलाफ वर्जी की बात है, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोई भी कानून होता है, चाहे वो डोमेस्टिक लॉ हो, चाहे वो इस्लामिक लॉ हो, चाहे वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ हो, उसकी खिलाफ वर्जी तो ज़रूर होती है। और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो कि जंग के दौरान जिसको अबाइड करना होता है, उसमें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कि उसकी कोई पावर नहीं। लेकिन ये कि उसके लिए बेसिकली स्टेट्स जो है जिनके पास पावर होती है, और एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, आप लोगों ने इस दौरान जो है न्यूज़ में इसकी बात भी सुनी होगी। ये बेसिकली स्टेट्स का काम है कि उस कानून को वो इन्फोर्स करे और उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाए। ICRC सिर्फ ये करता है कि जहाँ पे खिलाफ वर्जी होती है, तो ये एक कॉन्फिडेंशियल डायलॉग के जरिए जो मुतल्लिका अथॉरिटीज होती है उन तक पहुँच के उनको बताया जाता है कि ये वायलेशन हो रही है और उस पर आवाज़ उठाया जाता है। यही आपका मैंडेट भी है कि इसी तरह से आप वो काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ये हमारा मैंडेट है। और गजा के हवाले से ICRC ने
बहुत सारी, अगर आप सोशल मीडिया को बिल्कुल हाईलाइटेड भी है। जी हाँ सर बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे ICRC से मुतालिक भी हम बात कर रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन लॉ कैसे वो अलाइंड है इस्लामिक कवानीन से, उस पर हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान में सेहत के हवाले से। पाकिस्तान में आम शहरियों के लिए सेहत की सहूलियात का हमेशा फुकदान रहा है और हम टाइम टू टाइम ये चीज़ देख भी रहे होते हैं कि किस तरह से वसाइल में कमी जो है वो रिपोर्ट हो रही होती है। मगर बदकिस्मती से सेहत के शोबे में अगर मदर एंड चाइल्ड केयर की बात की जाए तो उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, उसको नज़रअंदाज किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक मुल्क में हर 1 लाख में से 144 जो खवातीन हैं, 154 खवातीन जो हैं वो डिलीवरी के वक्त मौत के मुंह में चली जाती हैं, जबकि हर 1000 की बात की जाए तो उसमें से 41 बच्चे पैदाइश के वक्त ही इंतकाल कर जाते हैं। अब जाहिर है ये चीज़ें इसी वजह से होती हैं क्योंकि मदर एंड चाइल्ड केयर पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही होती, सहूलियात का फुकदान होता है बहुत ज़्यादा, और ऑब्वियसली अगर वो सपोर्ट वो केयर नहीं प्रोवाइड की जा रही है तो इस तरह से फिर डेथ रेट हम बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। अब इस अहम इशू पर रावलपिंडी में खुसूसी तवज्जो दी जा रही है और यहाँ एक हस्पताल कायम किया जा रहा है जहाँ खवातीन और नौज़ायदा बच्चों को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। लेकिन इतना आसान काम नहीं है, ज़ाहिर है इसका ग्रे स्ट्रक्चर तो रेडी है लेकिन विदाउट फंड्स ये मुकम्मल हो नहीं पाएगा। और फंड्स के लिए कल एक इवेंट होने जा रहा है सरीना में शाम को 6:30 बजे, ताकि उसको इतना फ़ंड मिल सके कि आराम से वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो सके और जो सेहत के जो मसाइल हैं उसमें थोड़ी कमी आ सके। जब बहबूद ये बीड़ा उठा चुका है तो आज हम उसी से मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। बहबूद की सदर हैं आबदा मलिक साहिबा में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं शाहिदा ज़फ़र साहिबा, आप यूनिसेफ की रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं, रीजनल डायरेक्टर भी रही हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, आपका एक वसी तजर्बा, आपको भी वेलकम करते हैं। आबदा साहब आपसे स्टार्ट करेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर इज़ रेडी और ज़ाहिर है कितना इंपॉर्टेंट है कि फ़ंड्स इकट्ठे हो जाएँ और ये जो एक ख्वाब है कि अच्छा वो हॉस्पिटल मुकम्मल हो, ख़वातीन के लिए उनकी जो हेल्थ के इशूज़ हैं वो हम एड्रेस कर पाएँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं हम का शुक्रिया अदा करूंगी कि ये इस बहबूद के सफ़र में हमारा साथी बन गया है, क्योंकि हमको दुनिया में हर जगह देखा जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारी प्रमोशन के लिए हर चीज़, और हमें हर वक्त इनवाइट करते हैं जब हमारी आपका कॉज बहुत अच्छी है आपकी 100 years। तो हमने ये रियलाइज़ कर लिया, हम टीवी ने ये रियलाइज़ कर लिया, तो हमारा जो कल इवेंट होगा वो भी इसीलिए आपने लोगों ने बहुत अच्छा बता दिया कि किस वजह से है। मैटरनल एंड चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि बहबूद की एक हिस्ट्री है। बहबूद पिछले 58 ईयर्स से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन के लिए काम कर रहे हैं। हम उनको आउट पेशेंट फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करते थे 50 साल से, मगर हम जब उनको चाइल्ड बर्थ या मेजर प्रॉब्लम्स होते थे तो हम उनको डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भेजते थे, मगर आपको पता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स के हालात हैं उसमें उनको ऐसी वो केयर नहीं मिल पाती, नहीं केयर मिलता था। जो आपने बता दिया, फिगर्स बता दिए, आई होप लोगों ने सुना हो, तो उसकी वजह से हमने बड़ा सोचा। हमारे पास बहुत अरसे से हम सोच रहे थे मगर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, तो मगर जैसे अब आप जैसे लोग और लोग आगे आए और उन्होंने हमें इनकरेज किया, तो हमने ये बहुत बड़ी डिसीजन ली कि हमको इसमें जाना चाहिए क्योंकि औरतों के प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हम उनके साथ डील कर। क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी इस हॉस्पिटल में ताकि लोगों को कॉज की समझ आ सके और उस लिहाज से ज़ाहिर है वो डोनेट भी कर सके? शायद साहब आप अगर इसको जी देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें बुलाने का। इसमें पूरा स्पेक्ट्रम ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर विच इंक्लूड्स फैमिली प्लानिंग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, डिलीवरी, ये तो औरतों का ख़ास खसूस होगा, और बच्चों के वास्ते न्यू नेटल जो न्यू बॉर्न्स है उनके वास्ते, बिकॉज न्यू नेटल मोर्टेलिटी भी बहुत ऊंची है पाकिस्तान में, एज वेल एज चाइल्ड मोर्टेलिटी। सो दोनों एज ग्रुप्स को ये हॉस्पिटल डील करेगा, न्यू नेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए और चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, फॉर गिविंग देम प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, एंड दिस इज आवर मोटो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इज फॉर द underprivileged, because they are the ones that are not getting quality care. देखिए, अगर उनको केयर भी मिलती है तो क्वालिटी केयर नहीं होती है, और हमने देखा, हमारा एक्सपीरियंस, ग्लोबल एक्सपीरियंस तो हमारा भी है कि दे आर मोस्ट ऑफ द डेथ्स आर ड्यू टू प्रिवेंटिव एंड क्योरेबल रीजंस, और उनको भी अगर ठीक वक्त पे उनको इलाज हो जाए तो ठीक हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं, बच सकते हैं, और वो उसमें नहीं जाते, because this is a natural phenomenon, childbirth, but we are losing 2 women per minute
इन चाइल्ड बर्थ। अब देखिए तो सही औरतों को कितना बड़ा ये देना पड़ता है। ज़रा एक औरत अगर उसका खुदा ना खास्ता इस वजह से इंतकाल हो रहा है तो उसकी जो बाकी फैमिली वो कितनी सफ़र करेगी, उसके बच्चे कितने मुतासर होंगे, पूरी फैमिली लाइफ, उस सर्कल डिस्टर्ब हो जाता है। आबिद साहिबा क्या प्लान है, कितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, कितने बेडेड हॉस्पिटल होगा? जिस तरह जिक्र हुआ कि अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों की जो ख़वातीन हैं, तो ये कैसे देखा जाएगा? अच्छा ये इस खातून को हम ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते? नहीं, हमने काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, 100 बेड है, और ये हमारा एक पूरा सिस्टम होगा कि हम जैसे अंडर प्रिविलेज्ड के लिए हम दरवाजे खोल देंगे। देखिए अगर मदर हेल्दी नहीं होगी तो बच्चा कैसे हेल्दी होगा? बिल्कुल सही बात है। इस मदर की जर्नी में हम शुरू से मदर को उसकी डाइट, उसके वाइटमिन्स, उसके सारे, ताकि वो एक हेल्दी बच्चा पैदा कर सके। तो ये हम सारा बच्चा पैदा होने से पहले हम इन चीज़ों का ख्याल रख रहे होंगे। और दूसरा मैं समझती हूँ कि जैसे शाहिदा ने बोला कि हर 2 मिनट के बाद एक औरत अपनी जान दे देती है, मगर हमको ये तहिया करना है कि कोई बच्चा अपने माँ के प्यार के बगैर बड़ा ना हो। बिल्कुल। तो हम जितना भी कर सकते हैं, जितने हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उसमें करेंगे। हम बिल्कुल ऑल आउट करेंगे, और अल्लाह करे लोग हमें इसमें मदद करें कि हम लाहौर में भी खोल लें तो कराची में भी खोल लें। आप जरा लोगों से बात भी करें, आपकी वेबसाइट भी है जिस पे लोग जाके आपको डोनेट कर सकते हैं। इस वक्त कितने फंड्स की ज़रूरत है, प्लीज़ अगर आप कह सकें? इस वक्त हमारे पास, हमने जो हमारा टोटल बना है ना, वो बना हुआ है 5.2 मिलियन का हमें है, मगर हम पाकिस्तान से काफ़ी रेस कर चुके हैं। अब हम ग्लोबल जाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा टारगेट है और इसको सिर्फ हम इधर से नहीं कर सकते, मगर बहुत बहुत बड़े दिल वाले लोग हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और स्पेशली सीइंग इज़ बिलीविंग। जब वो हमारा प्रोजेक्ट आके देखते हैं उस वक्त तो बहुत कन्विंस हो जाते हैं कि यस इसको सपोर्ट करना है। और दूसरा जो उसका इम्पैक्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा उस होगा जो भी डोनेट करेगा, बिकॉज हम बड़े लो ओवरहेड्स के साथ काम करते हैं। जैसे हम दोनों वॉलंटियर्स हैं, हम खुद जाते हैं, देखते हैं सारा कुछ। तो हमारे सबसे बड़ा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बहबूद, ओवरहेड्स बहुत लो हैं और सारा जो पैसा डोनेट हो रहा है वो प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहा है। ग्रेट। आपको ऐड करना चाह रही हैं? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपका सवाल था कि हम कैसे टारगेट करेंगे। हम लोग वी विल ओपन आवर डोर्स टू ऑल, बट जिनको हम सब्सिडाइज करेंगे या फ्री देंगे उसका बहुत अच्छा मैकेनिज्म होगा। जी, बट क्वालिटी केयर होगी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नो रिफ्यूजल पॉलिसी ऑफ कोर्स। जो भी आ रहा है उसको एक इलाज चाहिए। वक्त मुख्तसर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, और मैं जरूर एक दफा अपने नाज़रीन से कहूँगा कि कल इनका इवेंट है सेरेना में 6:30 बजे, जरूर जाएं, सपोर्ट करें। अदरवाइज बहबूद की वेबसाइट पर जाकर भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, वहाँ पे इनके जो तमाम डिटेल्स हैं वो लिखे हम स्क्रीन पर चला भी रहे हैं। वक्त खत्म, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।